बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है, हमारी तमाम व्यूअरशिप जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम होगा हेल्थ स्पेशल, इसमें हम बात करेंगे कि वोमेन हेल्थ के ऊपर और फिर जितनी भी हमारी फ़ीमेल्स होती हैं इनके प्राइवेट पार्ट्स की सफाई के ऊपर, फिर इसी तरह विजाइनल डिस्चार्जिंग के ऊपर, फिर जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वोमेन हेल्थ होती है उसको किस तरह जो है वो आप मेंटेन रख सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, या आपकी जो वोमेन हेल्थ है उसकी डाइट शेड्यूल क्या होना चाहिए, लाइफ मॉडिफिकेशन आपकी क्या होगी, या एक कंसल्टेंट जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो किस तरह आपकी प्रेगनेंसी को लेकर चलती हैं और आपकी सेहत का भी ख्याल रखती हैं। और इसी तरह आपकी सफाई के ऊपर, हाइजीन्स के ऊपर भी जो है वो कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि आपने अपनी बॉडी को साफ़ किस तरह रखना है, उसको मेंटेन किस तरह रखना है, और आपने अपनी हेल्थ को इंश्योर कैसे करना है ताकि आने वाली जो आपकी ज़िंदगी है वो आसानी से गुजर सके। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जैसे कि हमने इंटीमेट हाइजीन के ऊपर ये प्रोग्राम रखा, साथ में हमने वोमेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो हमारे साथ जो गेस्ट होंगी वो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस और सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट किस्म के जितने भी हमारे सोशल मीडिया के टूल्स हैं उन पे ऑलरेडी काम कर रही हैं, पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर ऑलरेडी वो मौजूद हैं। और इस तरह जितनी भी एडवांसमेंट होती है मेडिकल की टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिकल की जिद्दत में, रिसर्च में, उनमें भी डॉक्टर साहबा सफ़े अव्वल में पाई जाती हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर आमना रज़ा जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, MBBS हैं, FCPS हैं, और इसके साथ MRCOG UK उसको भी ये कंटिन्यू किए हुए हैं, और डॉक्टर साहबा अपनी प्रैक्टिस भी करती हैं। डॉक्टर साहबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आमना रज़ा से कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट बनने तक का जो सफ़र है वो आपने किस तरह तय किया। बीइंग अ फीमेल आपको कितनी हर्डल्स आई, क्या मुश्किलात आई? ये तो आपने वो टॉपिक छेड़ लिया है कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मतलब जब मैं एज अ स्टूडेंट जब मैं FSC में थी तो मेरे ये रिव्यूज होते थे कि बस जो है ना FA BA करूंगी और बस जो है ना शादी करवा दें मेरी। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो उनको बहुत शौक था। मैं छोटी जब 2-2.5 साल की थी तब से वो जो है ना वो मुझे डॉक्टर आमना गायनाकोलॉजिस्ट ही बुलाते थे। माशाल्लाह। तो मेरे घर में जब भी मैंने छोटी सी थी फिर ना स्कूल में उन्होंने यही कहना कि गायनाकोलॉजिस्ट उन्होंने मेरे नाम के साथ स्कूल टाइम पे लगा दिया। ठीक है। तो फिर जब मेरा मेरिट गवर्नमेंट का मेरिट जो है वो 1-2 नंबर से रह गया, ठीक। तो जो मेरे वालिद साहब हैं वो मुझे प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो है वो लेके गए, जो एंट्री टेस्ट होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के। ठीक है। तो वो एबटाबाद तक मुझे लेके गए। ठीक है। तो फिर जो है वो मुझे था कि मैं घर से दूर ना जाऊं बस ना, तो ठीक है। नियरेस्ट जो है वहीं कहीं पढ़ूं। जरा मैं इकलौती बहन थी तो मुझे था कि मैं जो ना बस मैं हॉस्टल में ना रहना पड़े, बस मुझे अपने घर रहना पड़े। ठीक है। तो उसमें फिर बस ये लाहौर में कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज में फिर मेरा एडमिशन हुआ। ठीक। और बस फिर डॉक्टर जैसे तैसे जो है वो तो बन गई। फिर पढ़ाई का इतना शौक आ गया कि फिर एग्जाम पे एग्जाम जो है अभी भी एग्जाम दे रही हूँ। ठीक है। और मतलब ये कि मैंने अपने इसके बाद भी स्पेशलाइजेशन के बाद भी अभी तक जो है वो उसको छोड़ा नहीं है। ठीक है। मतलब रीसेंट गाइडलाइंस भी और जो वो आती चीजें हैं जो मैं उसको देखती रहती हूँ साथ साथ। जो है अभी रीसेंट जो है वो आयरलैंड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहबा, आप क्या फील करती हैं कि जब कोई फीमेल डॉक्टर बनती है उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? हाँ, लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, लेकिन एज अ फीमेल जैसे मुझे मेरी मदर जो है वो एक डिजाइनर है। ठीक तो है। वो हमेशा जो है वो मुझे ये कहती थी कि जो बच्चियां हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये बात मुझे बड़ी उनकी अच्छी लगती थी। अभी शिद्दत से मुझे उनकी ये बात जो है मैं आज अपनी कुलीग को भी बता रही थी कि मेरी वालदा जो है मुझे ये बात करती थी। तो एक मेरी भी आगे से माशाल्लाह से बेटियां हैं, तो लड़कियों को जो वो इंडिपेंडेंट जरूर होना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हो, आप बेशक टीचर बने, आप जो अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट जरूर बनाएं। जो है ना मैं ये लोगों को ये मैसेज देती हूँ। और हर्डल्स तो ज़ाहिर हर फील्ड में ही आती हैं। इसमें ज़ाहिर मैंने गायनी चूज की, तो गायनी में यही है कि आप फैमिली को, बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दे सकते
और गायनी जो है वो एक मेरे वालिद साहब का भी शौक था, और फिर खुद भी शौक से चूज की, और गायनी मुझे पसंद भी है बहुत ज्यादा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। जैसे कि आज हाँ का हमारा जो प्रोग्राम है, इसका जो टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किया है वो भी बेसिकली इंटीमेट हाइजीन के ऊपर हमने किया। तो बिल्कुल। बेसिकली हमारी जो पब्लिक है या हमारी जो ऑडियंस है, इनको आप ये बताएं कि इंटीमेट जो हाइजीन है ये बेसिकली क्या है और इसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंटीमेट हाइजीन का टॉपिक इसलिए लिया कि बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं 2024 में भी उस पर बात नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी तक हमारी जो है बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो डॉक्टर के पास ये मतलब जिस हिचकिचाती है कि ऐसे हम ही है। डॉक्टर को बताएं, और हम जो है मतलब कैसे मतलब अपने हस्बैंड्स को अक्सर नहीं बता सकती और कन्वे नहीं कर सकती ठीक। कि हम कैसे बताएं कि जो है हमें कोई डिस्चार्ज की कंप्लेन है, या बैड ओडोर है, या स्मेली डिस्चार्ज है। जी। तो ये सारी चीजें जो है जो आपके प्राइवेट पार्ट्स की जो हाइजीन है, ये इसको हम इंटीमेट हाइजीन कहते हैं। ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस की बात करें तो इसकी प्रिवलेंस जो है 64% है पाकिस्तान में, जो कि बिल्कुल। काफी ज्यादा है। और इस पे जो है लेकिन इसको तवज्जो नहीं दी जाती इतनी ज्यादा। ठीक है। फिर उसमें यही है कि इसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है किन चीजों से हमारी इंटीमेट हाइजीन जो है वो डिस्टर्ब होती है, और क्या 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 प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए। जो एक लड़की, बेशक वो एक स्कूल गोइंग जैसे आप वालदा हैं, आपकी बच्चियां हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उनको नहीं लेने चाहिए, आप उनको ना करवाएं, जिससे जो है ना उनकी वजाइनल हेल्थ और जो ये वजाइनल डिस्चार्जेस जो है ये सिर्फ एडल्ट्स में नहीं होते, ठीक। या वो फीमेल्स जिनकी शादी हो चुकी है उनमें नहीं होते, ये बच्चियों में बहुत मसला होता है, ये स्कूल गोइंग बच्चियों में बहुत मसला होता है। ठीक है। तो उसमें यही है कि बच्चों की आप सफाई का ख्याल करें, जो टाइट अंडरवेयर पैंटीज पहना बच्चों को मत पहनाएं, उनको लाइट कॉटन अंडरवेयर बनाएं। फिर जो अक्सर गांव देहात की माएँ जो है वो टेल्कम पाउडर वो लगाती हैं, इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। और अक्सर माएँ जो है अपने बच्चों को कहती हैं कि डिटोल से वॉश कर लो ठीक अपने है। इंटीमेट एरिया को। ठीक तो है। ये जो आपकी पीएच है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करके रख देता है ये। तो आपकी ज़ाहिर है जब तक एसिडिक पीएच नहीं होगी, आपकी पीएच डिस्टर्ब होगी, तो फिर आप इन्फेक्शंस कैरी करेंगे। तो ठीक है। पहले तो आप वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लें जिससे आपको इन्फेक्शंस हो ही ना। ट्रीटमेंट तो फिर बाद की बात आती है। ठीक। उसमें ये कि जैसे ये सोप्स आप ना यूज कराएं अपनी बच्चियों को, बॉडी वॉशेस जो है इनको ना यूज करवाएं, और टाइट अंडरवेयर मतलब ड्यूड्रेंट्स परफ्यूम्स ना यूज करवाएं अपने बच्चों को। ठीक है। तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है, एक हेल्दी बैक्टीरिया ठीक। ये वजाइनल फ्लोरा के अंदर, जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये लैक्टोबैसिलस को अक्सर में डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ठीक। इसमें कुछ इंटीमेट वॉशेस आते हैं जो मैं अपने एंड ऑफ सेशन में आप लोगों को बताऊंगी भी कि उनको ठीक। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और वो जो है हमें इस्तेमाल करने चाहिए बजाय कि हम जो है इस तरह की चीजें लोशन और पाउडर और परफ्यूम्स यूज करें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटीमेट हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप ये समझती हैं कि वो बच्चियां जो आयरन डेफिशिएंट हैं, कैल्शियम डेफिशिएंट हैं, फिर इसके अलावा सफाई का ख्याल नहीं रखती, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बच्चे जो सफाई, मेन तो इसमें यही है कि आयरन और उसका इतना नहीं आता। ठीक। इसमें यही आता है कि जो अपनी हाइजीन को प्रॉपर जो है वो नहीं ख्याल करते, तो उनका उसमें होता है। फिर इसमें अगर हम एडल्ट्स में ले लें तो कौन सी चीजें हैं जो जिनसे ये डिस्चार्ज ज्यादा होते हैं। इसमें स्ट्रेस भी आ जाता है, ठीक। इसमें मेडिकेशन भी आ सकती हैं, इसमें लाइफस्टाइल मेजर्स होते हैं आपके, और इसमें जो है और ये मतलब डेली मरा की यूज की चीजें जो है वो मैंने आपको बताई हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। फिर ठीक। इन्फेक्शंस की डिफरेंट टाइप्स है ना, जैसे कैसे हमें पता लगेगा कि ये इन्फेक्शन जो है कोई बैक्टीरियल है, कोई फंगल है, या वो है, तो वो फिर वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं डिफरेंट उसके हिसाब से। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आजकल आप देखती होंगी कि आपकी अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी और हमारे भी क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसी फीमेल रिपोर्ट होती हैं जिनको विजाइनल डिस्चार्जिंग होती है, वो लकोरिया की शिकायत करती हैं। तो बीइंग अ बिल्कुल ऐसे ही। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आप लकोरिया को किस तरह देखती हैं। अच्छा, अब ये लकोरिया जो है, अब ये लकोरिया कोई एक तरह का लकोरिया नहीं होता, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं, और बैक्टीरिया भी डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं। ठीक है। जो एक मोस्ट कॉमन हम कहते हैं जो 86% जिसकी प्रेवलेंस है, जिसको हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट इसमें भी डिफरेंट 2-3 जेनेला वेजिनेलिस है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है, ये बैक्टीरियाज हैं जो एक्ट करते हैं। डिफरेंट बैक्टीरियाज फिर डिफरेंट तरह से अपेयर करते हैं। जैसे अगर आपको बैड ओडोर है, स्मेली डिस्चार्ज है, फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपका जो डिस्चार्ज है वो किस कलर का है, आया कि वो ग्रीनिश है,
आया कि वो जो है थिक कर्डी डिस्चार्ज है, जो थिक कर्डी जो है वो फंगल इन्फेक्शंस में होता है। ठीक है। या तो आपको जो इचिंग है इतनी स्वेयर है कि आप ऐसी औरतें भी हमारे पास आती हैं। मैं असल में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ, ठीक तो ये ज्यादा पेशेंट्स जो है ज्यादा मुझे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं इस तरह के मसलों के लिए। ठीक अभी है। तक मैं इसलिए ये टॉपिक भी इसलिए किया कि लोग शर्म उनको आती है कि हम जो है ना वो डायरेक्ट जाके बात करेंगे, तो ऑनलाइन औरतें जो है मेरे से राब्ता करती हैं इसके लिए। तो उसमें यही सिम्टम्स अपने पूछने होते हैं, जैसे ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस अगर एक्ट करता है तो उसमें ग्रीनिश फ्रॉथी डिस्चार्ज होता है और इचिंग होती है बहुत सिवियर। ठीक तो है। इसमें जो है और ज्यादा ये आपके पीरियड्स के दिनों में या हस्बैंड वाइफ जब इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद ये स्मेल जो है वो ज्यादा आनी शुरू होती है। ठीक। फिर इसमें ये अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो उसमें ये जो डिस्चार्ज है बड़ा डेंजरस होता है, ये आपकी प्री टर्म लेबर करा सकता है। फिर एक कंडीशन होती है जिसको हम कोरियोएमनाइटिस कहते हैं। ठीक है। तो वो आम लोग तो ज़्यादा समझेंगे नहीं, लेकिन उसमें भी डिफरेंट कंडीशन ये भी सिचुएशन होती है जो सिर्फ डिस्चार्ज जो है कॉम्प्लिकेट कर जाए, तो हमें जो है वो इस तरह की सिचुएशंस भी हो जाती हैं। फिर फंगल जो है वो थिक कर्डी डिस्चार्ज होता है जिसमें उसमें भी काफी ज्यादा इचिंग होती है। उसमें फिर हम अगर औरत नॉन प्रेग्नेंट है तो उसको हम ओरल एंटी फंगल जो है वो एडवाइस करते हैं। प्रेगनेंसी में जो है वो ओरल एंटी फंगल जो है वो नहीं लेने चाहिए, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो इसमें जो है हम पर वेजाइनल जो है यूज के लिए उनको पैसिरीज देते हैं एंटी फंगल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये देखते हैं कि टीन-एजर्स के अंदर अगर ये शिकायत होती है विजाइनल डिस्चार्जिंग की, तो उसकी भी वजूहात सेम होती हैं? बिल्कुल ऐसी है, यही बैक्टीरियाज हैं, यही फंगल इन्फेक्शंस है, बाकी वही जो है। और अगर मैरिड औरतों में अगर इस पे कोई बात नहीं की किसी ने आजकल तक, अगर हस्बैंड वाइफ ज़ाहिर आपस में मिलते हैं तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के लुब्रिकेंट्स आ रहे हैं आजकल। ठीक है। तो उसमें ये कि कुछ लुब्रिकेंट्स जो है वो अब एक आम जो लेमैन है उसको नहीं पता, वो उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ता, तो कुछ ये लुब्रिकेंट्स है वो भी कॉज बनते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस की और वेजाइनल डिस्चार्जेस की। फिर टेम्पॉन्स और पैड्स जो है अगर आप अपने लंबे टाइम तक जो है ना, अगर आप ये 4 से 5 घंटे बाद जो बच्चियां जैसे कॉलेज में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, माएँ उनको बताएंगे, आप टाइमली जो है बेशक वो कोई लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से है तो वो जैसे कपड़ा इस्तेमाल करती हैं रुई का पैड, तो लेकिन इसको जो है वो वक्तन फवक्तन चेंज करें, इसको 12-12 14-14 घंटे ना करें, तो फिर ये इस तरह की चीजें जो है वो इन्फेक्शन कॉज करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरकोर्स की जब हमने बात की, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे इस माशरे के अंदर इस तरह की इंटीमेट हाइजीन के ऊपर, शर्मगाह की हिफाजत के ऊपर या उसकी सफाई के ऊपर जब बात करना वो मुनासिब नहीं समझा जाता, या लोग जो है वो सेक्स एजुकेशन प्रॉपर बच्चों को नहीं देते, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है। तो आप ये समझती हैं कि इंटरकोर्स के दौरान इस सफाई को मेंटेन रखने का बेहतरीन तरीका क्या है? उसमें यही है कि आप ये इंटरकोर्स के बाद की थोड़ी सी हिदायत होती हैं कि जब आप उसके बाद फौरन अगर आप यूरिन पास कर लें तो आपको यूटीआई नहीं होता। ठीक। फिर जब भी आप जो है, कुछ लोग जो है बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे होते, तो वो एक कोइटस इंटरप्टस एक मेथड होता है जिसको वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं कि हमें बच्चे ना हो। तो उसमें जो है उसमें फिर ये हम कहते हैं कि बैक टू फ्रंट आप जो है इसको वाइड करें, क्योंकि कुछ हेल्दी स्पर्म्स हैं जो ट्रेवल कर जाते हैं और औरतों को पता नहीं लगता, फिर वो प्रेग्नेंट होकर हमारे पास आ जाती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो पूरी प्रिकॉशन की थी तो ये मुझे कैसे हो गया। ठीक है। तो उसमें फिर हम कहते हैं कि ये जो इंटीमेट वॉशेज होते हैं, मैं हमेशा पेशेंट मेरे पास जब ओपीडी में भी आते हैं मैं कहती हूँ इंटीमेट वॉशेज आप अपने वॉशरूम में रखें, इसको ट्वाइस अ डे आप यूज करें, इसको बैक टू फॉरवर्ड आप यूज करें। इसका एक तरीका होता है, बहुत अच्छे अच्छे अब मल्टीनेशनल कंपनीज के जो इंटीमेट वॉशेज आ चुके हुए हैं, तो वो थोड़ा सा आपने हाथ पे लेना होता है, उसकी झाग सी बन जाती है, उसको आपने इंटीमेट एरिया पे बैक टू फ्रंट जो है वो उसको लगाना होता है। इसको बहुत ज्यादा भी यूज ना करें, इसको 2 टाइम आप यूज करें तो आप ये प्रिवेंशन होगी, आप इन्फेक्शन होंगे ही नहीं आपको। ठीक।